हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में प्रश्न ट्रेंड किया हुआ है, सब के सब एक सेट के माध्यम से दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। आज का सेट नंबर 15 है। इससे पहले अगर सेट नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है दोस्तों, और मैराथन क्लास भी आती रहती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? क्या शैशवावस्था कहा जाता है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, या माध्यमिक बाल्यावस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। माध्यमिक बाल्यावस्था कहा जाता है 6 से 11 वर्ष तक के काल को। इस काल में यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था के दौरान कम उत्तेजक होता है, जबकि युवा अवस्था में विकास बहुत तेजी से होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक बाल्यावस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास निम्न में से है दोस्तों। तो क्या शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, या विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है, या विकास एक आयामी है, या विकास वातावरणिक कारकों से प्रभावित नहीं होता है? तो विकास दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। विकास जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा शरीर है, तो बीचों बीच में केंद्र से यानी कि बीचों बीच शरीर के मध्य से बाहर की ओर ये विकास होता है, और इसको अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं। शरीर में सबसे पहले क्या होता है, शरीर में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। इसके बाद हृदय का विकास होता है, और फिर मस्तिष्क का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शरीर के मध्य के से बाहर की दिशा में होता है विकास, और इसी को अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न ये लेकर आए हैं दोस्तों, सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बच्चे के शारीरिक विकास पे संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं बोल रहा है। तो ये कथन ए हमारा गलत हो गया। विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। विकास के आयामों का आपस में घनिष्ठतम संबंध होता है। तो यानी कि तर्क आर भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किसमें ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। क्योंकि दोस्तों देखिए विकास के आयामों का आपस में संबंध होता है, और विकास के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है। तो ए और आर दोनों हमारा गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्यमिक स्कूलों में क्या माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की और समकक्षों की क्या अहम रोल होती है? देख ले। देखिए कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए कोई भूमिका नहीं होती है तो पहले ही गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रमुख भूमिका होती है, इसी को हम लॉक कर देंगे। माध्यमिक स्कूल के बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, और समकक्षों की प्रमुख भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में भी कोई भूमिका नहीं है, यहाँ पर भी कोई भूमिका, यानी कि ऐसे ही गलत हम लोग छांट लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो पा लेते हैं किसमें, क्या संवेदीय पेशी अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं।
इसका वर्ष 7 से 11 वर्ष, कितना 7 से 11 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क करना सीख लेता है और वर्गीकरण, संख्या बोध एवं मात्रा संरक्षण की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे की थ्योरी पूरी की पूरी डिटेल में हम बता दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। अभी जस्ट हम ऊपर बताए हैं कि वर्गीकरण, संख्या बोध एवं मात्रात्मक संरक्षण किसमें होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। यहाँ पे शैक्षिक निहितार्थ नहीं पूछा, यानी कि गलत का गलत खोजना है, निगेटिव का निगेटिव। तो उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। देखिए पहले ही आप लोग को दिख गया पुरस्कार और दंड। हम संपूर्ण पेडागोजी में क्या बताए, संपूर्ण पेडागोजी में एक एक कीवर्ड, एक एक पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स, एक एक निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स बहुत ही अच्छे से बताए हैं कि कौन पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स है, कौन निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स है। जहां भी पुरस्कार की बात करें, जहां भी दंड और सजा की बात करें, जहां उच्च ग्रेड की बात करें, जहां परीक्षा फल की बात करें, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में एक एक टैग वर्ड्स बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो निगेटिव का निगेटिव खोजना है, तो पहले ही हम लोग का गलत मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, क्योंकि ये निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारस्परिक नैतिकता के चौथे चरण, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति। तो अभिविन्यास में व्यक्ति क्या करता है देख लेते हैं। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, या नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, यही हमारा सत्य हो जाएगा। क्योंकि कोहलबर्ग के इस चरण में व्यक्ति का मानना होता है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का ये नैतिक सिद्धांत है, बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से इसको बता दिए हैं। नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी पद्धतियां लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार पाड़ होता है, यानी कि जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग मचान भी कहते हैं, जो सहायता प्रदान करता है। और सहयोगात्मक सीखना, ये भी लेव वाइगोस्की सिद्धांतों के अनुसार है। और मॉडलिंग, ए सी और डी सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, ए सी और डी। ये पाड़, जो पाड़ होती है इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, या इसी को मचान कहते हैं दोस्तों। जो ये पाड़ है, तो पाड़ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वालों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि कुछ समय के लिए, मान लीजिए कोई लड़का बालक साइकिल सीख रहा है, तो वो सीख नहीं रहा है, तो कोई उसको सहायता थोड़ा सा दे दे रहा है कि हाँ चलो मैं पकड़ ले रहा हूँ, फिर उसके बाद वो चलाने लगता है। यानी कि कुछ समय के लिए अस्थायी सहायता देना, वही पाड़ मचान यानी स्कैफोल्डिंग कहलाता है। सहयोगात्मक सीखना, सहयोगात्मक सीखना यानी कि इस प्रक्रिया में बच्चा अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न समूह बनाकर विशिष्ट कौशलों को सीखता है, यानी कि सहयोग बनाकर अपने फ्रेंडों दोस्तों के साथ। तो यही सहयोगात्मक सीखना कहलाता है। मॉडलिंग यानी कि मॉडल का अनुसरण, ये वह विचार या धारणा है जिसमें यह माना जाता है कि किसी और व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बच्चे के व्यवहार या भावनात्मक और अनुभूति में परिवर्तन होता है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ सहयोगात्मक सीखना मॉडलिंग आता है, यानी कि ACD ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोना को एक जटिल समस्या को हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है।
जैविक परिपक्वता, आत्म केंद्रीयता या अपरिवर्तनीय सोच या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जो ये पार यानी कि स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान है दोस्तों, यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी छात्र को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अस्थायी सहायता दी जाती है। जस्ट ऊपर हम लोग इसके बारे में भी पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है देख लेते हैं। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सत्य, पॉजिटिव है, इसको छोड़ देते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, क्या इससे बढ़िया भी बेस्ट निकल आ जाएगा, कोई बात नहीं। यह एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाए, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का हस्तांतरण करता है। सीधे निर्देश की पद्धति से कभी नहीं, बच्चों को कभी शिक्षक क्या करता है, निर्देश नहीं दे सकता है, क्योंकि बच्चों को भगवान का दूसरा रूप मानना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। क्या एक प्रगतिशील कक्षा में, तो ये बताइए, सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है? नहीं, आप तो अनेक तरह से सीख सकते हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। बच्चे एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करते हैं, कभी भी निष्क्रिय ना शिक्षक को रखना है ना बालक को, किसी को नहीं रखना है। किसी भी एक निष्क्रिय शब्द आ गया तुरंत गलत हो जाएगा। निष्क्रिय, सक्रिय, संपूर्ण पेडागोजी में ये सब जितने पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं, निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं, सब के सब बता दिए हैं पूरी डिटेल में, जाकर संपूर्ण पेडागोजी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हावर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो देखिए हम क्या बताएं, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि जो 8 प्रकार की बुद्धि है हावर्ड गार्डनर के अनुसार, वो हम बताए हैं, पूरी डिटेल में इसकी थ्योरी बना करा दिए हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए जहां नृत्य की बात करें, नाटककार, तो उसमें शारीरिक उसमें आता है, नाचेगा कोई, नाटक करेगा तो उसके शरीर हिलेगी डुलेगी, तो वही है कि शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक है। तो हम कितने प्रकार के बताए थे, 8 प्रकार की बुद्धि बताए थे, और उसके साथ साथ थांडाइक का भी बुद्धि हम बता दी है। जो थांडाइक की बुद्धि नहीं आता है, लेकिन क्या पता अगर दे दे तो बुद्धि थांडाइक का भी बता दी है, हावर्ड गार्डनर का भी बता दी है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो इस प्रकार की बुद्धि में समस्या समाधान से संपूर्ण शरीर या शारीरिक शरीर के विषयों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। ये किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर समता का, या जेंडर लचीलापन का, या जेंडर समानता का? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, जेंडर रूढ़िवादिता का। जेंडर, ये रूढ़िवादिता होता क्या है दोस्तों? ये लैंगिक रूढ़िवादिता एक ऐसा विचार है जो लैंगिक के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहारों और भूमिका का निर्धारण करता है। लैंगिक रूढ़िवादिता समाज में असमानता की भावना, भेदभाव, विसंगतियां उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग किस में ऑप्शन में है देख लेते हैं। मानसिक विचारों में खुलापन, सही बात है, अगर आपके मानसिक विचार में खुलापन आ रहा है, यानी कि अपसारी सोच की तरह खुलापन आ रहा है, तो वो समालोचनात्मक चिंतन को दर्शाता है, यानी कि ये तो सत्य हो गया। उत्सुकता एवं जिज्ञासा, जिसमें उत्सुकता एवं जिज्ञासा है, वो समालोचनात्मक को दर्शा रहा है। प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, जिन बच्चों में प्रश्न पूछते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, तो वो भी क्रिटिकल थिंकिंग को दर्शा रहा है। बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते हैं, ये बताइए, बिना सोचे समझे आप विचार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो क्या समालोचनात्मक चिंतन होगा? नहीं होगा।
यानी कि डी गलत हो जाएगा। ई देख लेते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोग की योजना बनाते हैं। बिल्कुल ये भी समालोचनात्मक चिंतन का एक उदाहरण है। तो यानी कि ए, बी, सी और डी हमारा सत्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कथन सही नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक। देखिए जहाँ संपूर्ण पेडागोजी में क्या बताएं कि ऐसे प्रश्नों में केवल ओनली की बात करें तुरंत वो निगेटिव गलत हो जाएगा। तो गलत का गलत पूछा है तो पहले ही हमारा गलत निकल कर आ गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 2, 3, 4 ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन के पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बिल्कुल ये भी सत्य है। आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सत्य है। तो निगेटिव का निगेटिव यानी कि गलत का गलत पूछा है, तो ऑप्शन पहला ही हम लोग का गलत मिल गया, तो इसी को लॉक कर देंगे। आकलन के द्वारा क्या होता है, आकलन के द्वारा छात्र की क्षमता और सुधार के क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर प्रतिक्रिया दी जाती है, वह बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत का गलत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। यानी कि क्या करने से बचना चाहिए, वही कह रहा है। विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना, ये मौके देने चाहिए लेकिन बचना चाहिए, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। विद्यार्थियों को, ये भी सत्य सही हो गया। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवेदन गतिविधियां प्रदान करना चाहिए, ये भी सत्य है, लेकिन हमें गलत खोजना है। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करने चाहिए, देखिए यही गलत मिल गया। एनसीएफ 2005 क्या कहती है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं कहती है, वो केंद्र होती है तो बालक केंद्र होती है। यानी कि बाल केंद्र शिक्षा आधारित होनी चाहिए, ना कि पाठ्य केंद्रित, ना कि अध्यापक केंद्रित। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में ये भी एक एक कीवर्ड हम बताए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर यही लॉक कर देंगे, क्योंकि गलत का गलत पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, तो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए देख लेते हैं। अलग अलग स्कूल में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों में मेल नहीं रख सकती है। क्या अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान करेंगे जो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, गलत हो जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे, जहां व्यवसाय की सी बात करे, जहां रोजगार की बात करे, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में ये भी सब बताया दोस्तों। नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है। तो सही युग्म मिलान कौन सा है देख लेते हैं। अधिगम कठिनाई, कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, ध्यान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार बेहद जटिल, दृष्टिबाधित मुद्रित सामग्री का प्रावधान, वाग बाधित व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग ला कर देंगे, अधिगम कठिनाई, कार्य पूरा करने पाने वाले के अतिरिक्त समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कथन ए, सृजनात्मकता केवल कलाकार और वैज्ञानिक कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। क्या जिसमें सृजनात्मकता है सिर्फ और सिर्फ कलाकार, वैज्ञानिक और कवि जैसे सीमित है और किसी में नहीं, भाई गलत हो गया। केवल की बात कर रहा है यहाँ पे। तर्क आर, दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई सृजनात्मकता सब में हो सकती है, सब में। तो यहाँ पे बढ़ईगिरी और खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब इसमें कह रहा है कि नहीं हो सकती है सृजनात्मकता, यानी कि ये भी गलत हो गया। यानी कि ए और आर दोनों के दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
अभिकथन ए, शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। तर्क आर क्या कह रहा है? बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य, ए भी सत्य है, तर्क आर भी सत्य है और दोनों आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए सही की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल और समुदायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं, पहला, दूसरा ऑप्शन और तीसरा चौथा नीचे है। तो स्कूल और समुदाय के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। दोस्तों, स्कूलों और समुदायों के बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये पॉजिटिव हमारा मिल गया। और देख लेते हैं, वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूल की कोई भूमिका नहीं होती है, वैसे ही गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वंचित समुदायों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदाय की कोई भूमिका, देखिए कोई भूमिका नहीं है, यहाँ भी गलत हो गया। बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत न होना ही, बातचीत नहीं करेंगे, गलत। यानी कि 3 तो निगेटिव मिल गया, तो पहला हमला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। स्कूलों और समुदायों को बच्चे की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? तो देखिए, भाषाई कौशल तो उसके अच्छे हैं, लेकिन क्या है, परीक्षा कम अंक आने का क्या कारण है? पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक कारक, योग्यता की कमी। योग्यता भाई उसके पास है तभी तो भाषा के कौशल अच्छे हैं, यानी कि कोशिश की कमी, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, कोशिश की कमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन ए, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल सत्य, जो बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करेगा, बिल्कुल सत्य है। तर्ककार क्या कह रहा है? अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संज्ञानात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत संज्ञानात्मक का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं कर रहा है, यानी कि निगेटिव हो गया, गलत हो गया। यानी कि कथन ए तो सत्य हो गया, तर्क आर गलत हो गया। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग लॉक कर देंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। क्या महारत उन्मुख लक्ष्य, या असफलता स्वीकार करने वाले लक्ष्य, या असफलता से बचने वाले लक्ष्य, या प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य? तो मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर महारत उन्मुख लक्ष्य, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्य। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में तब ही सफल हो सकता है जब उसमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कुशलता हो, तो वही है महारत उन्मुख लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? क्या उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, या संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त? देखिए, जहां तुलना की बात करें, रोड मेमोरीज रट्टा रटना की बात करें, तुरंत वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक बद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। ये जो संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा शिक्षकों को छात्रों के विभिन्न समस्याओं और विभिन्न पहलुओं का पता चलता है, जिसे अध्यापिका उन समस्याओं का समाधान करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए, सजा से बचना, अगर आप सजा से बचने के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो गया।
इनाम ये भी बाह्य प्रेरणा हो गया। असफलता के डर से आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, बाह्य प्रेरणा हो गया। रुचि यानी कि अपने आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो यही है कि बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो रुचि ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। उत्सुकता, क्या किसी विद्यार्थी के अंदर उत्सुकता रहेगा तो बाधक रहेगा? नहीं, ये सत्य है। जिज्ञासा, जिज्ञासा भी पॉजिटिव कृतज्ञता ये भी, यानी कि किसी के अंदर निराशा रहेगा तो वो बाधक के रूप में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 लॉक कर देंगे, क्योंकि पूछा है कि कौन सा भाव विद्यार्थियों को अधिगम में बाधक रहेगा, तो निराशा बाधक के रूप में काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या इस जवाब को सिरे नकार देना चाहिए? अब नकारेंगे गलत हो जाएगा। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। क्या उसका तर्क कभी भी गलत नहीं मानेंगे? ये भी गलत हो जाएगा। इस जवाब को अपना लेना चाहिए, बिल्कुल सही। और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एकदम भर भर के दिया है। उसका जवाब जो है उसे अपना लेना चाहिए, और जल के रंगहीन होने का उसको तर्क वितर्क एनालिसिस सिंथेसिस करिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसको मना नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देती है? इनाम और दंड, हम क्या बताएं कि जहां इनाम दंड दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में ये भी मानकीकृत आकलन ये भी बताएं कि तुरंत गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक संदर्भ, जहां सांस्कृतिक संदर्भ विभिन्न संदर्भ दिखे तुरंत वो आंख मूंदकर ऑप्शन बात दीजिएगा, तुरंत सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक संदर्भ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो। हम क्या बताएं, जहां संदर्भित विभिन्न संदर्भ दिखे तुरंत वो तुरंत ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है हम लोग लॉक कर देंगे, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जो आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।